नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके कि द्विघात समीकरण के बारे की द्विघात समीकरण होती क्या है, और हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें यानी हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट, बट हम लोग कुछ ऐसे ऐसे सवाल लिए हैं आज जो आपको क्या रियल लाइफ से हम जुड़ी हुई सवाल के बारे में आपको बताऊँगा, और आप कैसे कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एक रियल लाइफ है, कि मैथमेटिक्स रियल लाइफ के बारे में आपको कितना पता है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज की या भावना को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। यानी क्वेश्चन की भाषा को अगर समझ पा रहे हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज की भाषा को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो सोच लीजिए कि आपका क्वेश्चन करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलते रहे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारा सवाल क्या है, यानी जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया द्विघात समीकरण की यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है वो आपको है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन की भावना को समझते हैं। आज चलते हैं, तो आइए चलते हैं। सवाल का पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। बात करेंगे जिसके वर्गों का योग 290 है। समझ रहे मेरी बात। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक की बात कर रहे हैं, विषम धनात्मक यानी विषम की बात करें तो विषम धनात्मक पूर्णांक होती क्या है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, हमारा विषम संख्या क्या होती है, जैसे 3, 5, ये 7 है, ये क्या है, एक विषम संख्या है, विषम। समझ रहे मेरी बात। विषम धनात्मक है यानी इसके पॉजिटिव दिया हुआ, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे। सवाल में आपको दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक ज्ञात, धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करें जिसकी बोल रहा क्या है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसकी वर्गों का योग 290 हो, जिसकी वर्गों करने से उसका योग होगा 290 के बराबर होगा। समझ में आ रही। तो यही क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक होती क्या, जैसे 3, 5। तो क्रमागत की बात करें, जैसे 3 क्या है, एक विषम पूर्णांक धनात्मक है, 5 क्या है, एक विषम, 7 भी एक है। तो 3 से कैसे कितना मतलब जा रहा है, 3 के बाद तो 4 नहीं आया, ये तो आपका क्या है, धनात्मक है, अभी तो 4 है, तो विषम नहीं है, सम पूर्णांक है। तो सम की बात करें तो 4, तो 3 में क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा तब तो 5 हुआ। समझ में मेरी बात। तो हम जोड़ रहे हैं कितना, 2 जोड़ रहे हैं तब तो 5 आ रहा। अगर हम 5 से आपका 2 जोड़ेंगे तो आपको उसके बाद ही तो 7 आएगा, उसके बाद ही तो 7 आएगा। तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि क्या मान सकते हैं, हम लोग छोटी पूर्णांक मान सकते हैं। ये हमारा क्या है, छोटी पूर्णांक, ये आपका छोटी पूर्णांक है। छोटी पूर्णांक क्या माना, x। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक x+2 होगी। होगी कि नहीं बताओ आप। x+2 क्यों बता रहे हैं, x+2 होगा यानी हम जब जोड़ रहे हैं 2 तो ही तो हमारा विषम पूर्णांक आ रहा है। 3 के बाद 5 कैसे आ रहा है, यानी 3 में 2 जोड़ रहे हैं तो विषम आ रहा है, तो ही तो इसलिए हम लोग क्या माना, x+2 यानी हमारा जो बॉडी छोटी पूर्णांक है x है, दूसरा पूर्णांक आपका x+2। और बात करेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज, इसकी वर्ग करने पे क्या बोले 290 होना चाहिए, यानी वर्ग इसका वर्ग और इसका दोनों का वर्ग करने और जोड़ने से हमारा 290 आ रहा। यानी प्रश्नों के अनुसार क्या लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार क्या है, देखो तो x² प्लस x+2 की होल स्क्वायर इक्वल टू 290। कोई दिक्कत, आप समझ में नहीं आ रहा सर आप कैसे कर, अरे इसमें क्या सवाल पूछा कि इसकी वर्ग और इसकी दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 290 आएगी, और हमको ये द्विघात, ये तो द्विघात समीकरण का इक्वेशन है, इसको हल करना है। तो x² होगा, आप ये होती क्या, a+b² होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b² होती है। ये तो आपको समझ में आ रहा, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ। तो x² आएगा 2ab, 2 यानी 4x + 4 इक्वल टू 290। समझ में आ रही है, यही आपको फॉर्मूला लगाया। तो हमारे पास 2x² आएगा प्लस 4x + 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 4x माइनस 286, 290 से 4 आपका घटाया, तो फिर आपका आएगा 2 से कॉमन ले रहे हैं तो x² प्लस 4x माइनस 143, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 286 से तो 143 आएगा। तो x² हमारे पास आया गया, x² प्लस 4x माइनस 143 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है। ये है क्या, ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं
या आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इस साइड लिखेंगे कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो 143 को एलसीएम कर सकते हैं। 143 क्या 11 13, समझ रहे मेरी बात। तो ये यहाँ पे क्या है 2 से अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से कॉमन ले 2 to 4 यहाँ भी 2 आएगा। तो ये हमारा है क्या एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ भी आपका 2 आएगा, 2x। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये 2x है, यानी हमारा 143 जो आपका दिया हुआ ये 143 गुना करने से 143 आना चाहिए, और दोनों से घटाने या जोड़ के आपका जो आपका c है, जो हमारा c में दिया हुआ माइनस, तो ये घटा सकते हैं। घटा से आपको घटा के करना यानी सब्सट्रैक्शन करना। तो 13 से अगर हम 11 घटा रहे हैं, 13 माइनस 11 हमारा 2 आएगा, और 13 इंटू 11 अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 143 आएगा। समझ में आ रही। तो गुना करने से 143 आना चाहिए, और आपका घटाने से क्या आना चाहिए, घटाने से आना चाहिए आपका 2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। एक्स से कॉमन ले रहे हैं x प्लस 13, फिर 11 से कॉमन ले रहे हैं x प्लस 13 इक्वल टू 0। कि 11 और 13 से गुना करने से 143 आएगा। समझ में आ रही है मेरे। 143 क्यों हो रहा कि गुना करेंगे, और ये देखो दोनों x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों इक्वल है, यानी हमारा सॉल्व जो हो रहा है सही है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं सही है। तो फिर x माइनस 11 एक बार लिख सकते हैं, और x प्लस आपका 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 11 इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो x बराबर हमारे को 11 आएगा, और x बराबर आपका माइनस 13। तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी नेगेटिव। ऐसा क्यों हो रहा है। देखो कोई भी संख्या की बात करें कि विषम धनात्मक, क्वेश्चन में हमारा क्या विषम धनात्मक की बात करें यानी पॉजिटिव की बात करें, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो ये तो संख्या हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते कि नेगेटिव नहीं ले सकते, क्यों कि विषम की बात करें और धनात्मक की बात करें। अगर विषम ऋणात्मक की बात करें तो हम लोग यहाँ की बात करते हैं, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विषम धनात्मक, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हमारा x जो होगा क्या होगा, हमारा छोटी जो पूर्णांक है, छोटी पूर्णांक क्या निकला आपका, छोटी पूर्णांक आपका 11 निकला। और दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक आपका क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। और x का वैल्यू हम लोग बैठाते हैं 11 और 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 13 आता है। तो हमारा जो दो संख्या है यानी दो संख्या ज्ञात करने बोला था, तो हमारे पास क्या 11 और 13, यही हमारा आंसर है। बात करेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज की, तो ऐसे दो संख्याएं हैं, ऐसी दो संख्याएं हैं, समझ रहे मेरी बात, ऐसी दो संख्याएं हैं, क्या बोले, दो संख्या का वर्ग का योग 290 है। तो दो संख्या 11 और 13, अगर 11 की बात करें, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि, समझिए मेरी बात, जैसे 11 की बात करें तो 11 का स्क्वायर होती क्या है 121, और आपका 13 का 169 आएगा, 169, और दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 290। तो हमारा सवाल क्या है, यही तो बोल रहा है कि दो संख्या का वर्ग को जोड़ने से धनात्मक पूर्णांक, समझ रहे, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम संख्या 11 है और 13 है, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 290 आएगा। यानी हमारा सवाल जो है आपका सही है। हम लोग जांच भी कर सकते हैं, यानी मैं आपको क्या गए, मैथमेटिक्स क्या है, रियल लाइफ है। बात करेंगे यही आपका सवाल अगर आपको रेलवे या ग्रुप डी में किसी में पूछता है, ऑप्शन में आपको इस प्रकार देता कि 11 13 होता, बी पे आपका दिया हुआ था कोई भी आपका दूसरा ऑप्शन देता, जैसे आपका 13 12 आपका दे, सी में दिया हुआ है 14 10, इस प्रकार का आपका, या डी में दिया हुआ है 290 था 20 इंटू 10 29 10, इस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ आपका रेलवे में दिया हुआ, तो आप कैसे करेंगे, उसमें इस प्रकार का हल नहीं करना है, उसमें ऑप्शन से वाइज खेलना है। अगर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमारा ए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो इस प्रकार हम लोग ऑप्शन वाइज कर सकते हैं, समझ रहे मेरी बात। बट हम वो आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे रटो मत जिंदगी में, समझ रहे, जिंदगी में रटते रहोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। हम लोग सिर्फ इसके बारे कि 10 क्लास के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, बट वो भी हम लोग को जानना जरूरी कि शॉर्ट में कैसे करें और
जो फ्यूचर में जो भी एग्जाम आने वाला है तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, ऑप्शन वाइज यानी विकल्प जो रहेगा उसमें हम लोग खेल सकते हैं। जो आपके ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो उतना टाइम नहीं रहेगा, इसको करने के लिए आपको 5-7 मिनट रहेगा और एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये भी ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा उस समय की एग्जाम की बात करें। बट अगर आप 10 क्लास में है तो आपको सवाल ऐसे कर सकते हैं, समझ रहे मेरी बात। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल को आप हल कैसे करेंगे, समझ रहे मेरी बात। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मूल ज्ञात करें, द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करें। आपका सवाल दिया हुआ है द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करें, दिया हुआ कि 1/x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 3, और जो दिया है x नॉट इक्वल टू 0 और 2, इसका मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करें, समझ रहे मेरी बात। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, यानी x का वैल्यू 0 2 नहीं बैठा सकते, x और 0 बैठ तो 0 हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण नहीं बैठेगा। इसका मीनिंग क्या है, x नॉट इक्वल 0, माने यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते, समझ रहे। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। एलसीएम ले सकते हैं x माइनस 2, इसका एलसीएम दोनों कर लेंगे तो क्या आपका x माइनस 2 आएगा, और x से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2 आएगा। फिर x माइनस 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो x आएगा, और x से 1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x इक्वल टू 3। समझ में आ रही है मेरी बात। ये क्या है आपका प्लस में, ये माइनस में, तो x और x कट जाएगा, तो हमारे पास आया क्या -2/x माइनस 2 इक्वल टू 3। समझ में आ रही। और इसके नीचे 1 क्या है, इससे गुना आ जाएगा, इससे भी गुना आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू -2। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हम लोग को क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो हमारे पास आएगा क्या, जैसे 3x² हुआ माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो आपका माइनस था आपका राइट लेफ्ट साइड आने से क्या होगा, जो माइनस चिन्ह होता है यानी नेगेटिव जो चिन्ह होते हैं वो राइट साइड लेफ्ट साइड आने से क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ए क्या है आपका एक द्विघात समीकरण है, तो हमारे पास ए क्या है आपका 3 है, बी क्या है, बी आपका -6 है, और सी क्या है, सी आपका 2 है। तो डी होती क्या है, डी बराबर होती है b² माइनस 4ac। तो d² माइनस 4ac जो हमारा दिया हुआ डी बराबर क्या b² माइनस 4ac, तो बी का मान क्या है, बी का -6 है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 4a दिया हुआ हमारा 3, और सी दिया हुआ कितना आपका 2। तो हमारे पास आया क्या 36 माइनस 24, अगर 24 से इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, यानी डी का जो वैल्यू निकला हमारा 12 निकला। समझ में आ रही मेरी बात, यानी 0 से बड़ा है। जो रूट्स होगा हमारा अलग अलग रूट्स होगा, दो जो रूट्स होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है। तो रूट्स होती क्या है, यानी x बराबर होती क्या -b प्लस माइनस √d/2a, यही तो होते हैं, यही तो पढ़े हैं हम लोग। हमारे पास दिया हुआ कि -b और यहाँ भी -b है, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस फिर -b यानी 6 प्लस माइनस √d, और d का वैल्यू क्या है 12 दिया हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात, /2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू आपको दिया है 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 3। इतना समझ में आया। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 2√3। अब 12 का आप लोग कैसे कर सकते हैं, 12 को इस साइड कर सकते हैं कि नहीं, एलसीएम 2 आपका 6 2 3, तो हमारे पास 2√3 है तो आ रहा है, तो इसलिए हम लोग 2√3 लिखा 12 का। समझ में आ रही मेरी बात, /6। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं समझ में आया। फिर देखो तो 6 ये कॉमन ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम बात करें 2 कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस माइनस √3/6 आएगा, और 2 से काटेंगे तो हमारा 3 आएगा, यानी हमारा जो x की वैल्यू आ रहा है 3 प्लस माइनस √3/3। एक बार प्लस में लिखेंगे एक माइनस में लिखेंगे, तो x बराबर होगी क्या 3 प्लस √3/3, और एक बार आपका आएगा x बराबर 3 माइनस √3/3। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये हमारा दो आंसर है, दो क्या है, ये दोनों क्या है आपका, ये मूल है, ये मूल है, ये क्या है दोनों मूल है। और बात करें कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर मैं परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ता हूँ तो होती क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है।
ऐसे नहीं कि हमारा रियल लाइफ क्या है, रियल लाइफ एक मैथमेटिक्स है। तो इसके आधार पर आपको सोचना पड़ेगा कि 3 जो है एक परिमेय संख्या है और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या जोड़ना और घटाना दोनों को ऐड करेंगे तो अपरिमेय संख्या बनती है। समझ में आ रही मेरी बात। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परिमेय संख्या की, जो हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग शानदार सीखेंगे कि होती क्या है रियल नंबर, वास्तविक संख्या होती क्या है। समझ रहे मेरी बात। ऐसे नहीं कि जिंदगी में रटते रहेंगे। हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको आ रहा है तो आप अच्छी तरीके से, तो ये हमारा दोनों क्या है, दोनों रूट से। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या आप क्वेश्चन की भावना को समझ पा रहे हैं? अगर आप क्वेश्चन की भावना को समझ पा रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। यही हमारा रियल लाइफ है। मैथमेटिक्स क्या है, एक रियल लाइफ है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका समीकरण दिया हुआ, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका विविध कर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, फिर वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करें। समझ रहे। तो हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² - 2x + 1/3 = 0। यानी विविध कर निकालना है। ये जो आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ, द्विघात समीकरण को हम कहेंगे =0 होगा तो ही कहेंगे। तो बात होती है कि इसकी विविध कर होती क्या है या डिस्क्रीमेंट होती क्या है, यानी डी, हमारा डी होती क्या है, डी बराबर होती है b² - 4ac। और डी क्या है, एक विविध कर है, इसको विविध कर बोला, यानी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए डी से इसको सिंबल किया जाता है और b² - 4ac होती है। तो हमारे पास ए क्या है आपका 3 है और b क्या है -2 है और c क्या है 1/3। इतना समझ में आ रहा है। तो विविध कर होती क्या है, यानी d, तो d बराबर होती क्या है b² - 4ac। समझ में आ रही मेरी बात। अगर वैल्यू बैठाते तो -2 की होल स्क्वायर, b की मान अगर बैठा रहे -4 × a का वैल्यू आपका 3 दिया हो और 1/3 c का वैल्यू, अगर 3 कट जाएगा। समझ में आ रही है। तो हमारे पास हो रही क्या, -2 का होल स्क्वायर होती क्या 4 और -4 = 0। अगर d की वैल्यू हमारा 0 आ रही है, अगर d का वैल्यू हमारा पास 0 आ रहा है, 0 की बात करें, यानी हमारा जो मूल होगा वो आपका रियल होगा, रियल वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल होगा। समझ में आ रही मेरी बात। क्या बोल रहे हैं, अगर हमारा 0 आ रही है तो हमारा जो रूट्स होगा यानी मूल होगा वो वास्तविक होगा और इक्वल होगा। इक्वल की बात करें बराबर होगा, यानी जो भी हमारा मूल होगा दोनों बराबर होगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो हम लोग कैसे पता चलेगा दोनों बराबर होगी, देखो दोनों रूट्स हमारा होगी क्या, जैसे कि बात करते हैं कि जैसे आप x बराबर रूट्स जब निकालते तो -b होती है ±√d की बात करें /2a होती, इतना आप जानते हैं। हमारे पास अगर d की वैल्यू अगर 0 की बात करें तो हमारे पास 0 होगा। तो हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारा 0 हो रही है, तो हमारे पास बचेगा -b/2a बचेगा। तो अगर 2 बार हम लोग रूट्स निकालेंगे इसका, समझ में आ रही मेरी बात। 2 बार अगर हम 0 बैठा रहे हैं तो ये यानी इसके 0 अगर बैठा रहे हैं यहाँ पे तो आपका आया क्या, 0 बैठाएंगे तो आपका 0 होगा। और 0 अगर बैठा दे तो हमारा जो रूट्स होगा दोनों बराबर होगी, दोनों बराबर होगी। यानी उसमें हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं -b/2a डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों, जब हमारे पास d की बात करें, d अगर = 0 हो रहा है तो हम लोग नहीं लिखेंगे कि d का मान 0, बैठा सकते हैं। समझ में आ रही है। तो -b/2a डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो -b, तो यहाँ पे हमारा b क्या दिया हुआ -2 है तो -2 हुआ, फिर इसमें भी माइनस है /2 × a का वैल्यू क्या दिया हुआ, a का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ 3, तो हमारे पास आया क्या यानी 2/6 आया, यानी 1/3, तो 1/3। तो हमारे जो मूल होगा रूट्स होगा क्या होगा 1/3, एक बार आया 1/3, यानी हमारा जो 2 बराबर मूल होगा, 2 बराबर मूल होगा, यानी दोनों जो मूल है, दोनों को मूल की बात करें तो दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, देखो बात करें कि द्विघात समीकरण जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी चैप्टर है, समझ में आ रही, उसमें तो आपसे एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, ऑप्शनल वाइज पूछेगा, MCQ तो पूछेगा।
समझ में आ रही है मेरी बात। एमसीक्यू आपसे सवाल पूछेगा, जरूर सवाल पूछेगा, ऐसे तो नहीं है कि इसमें अगर मैं आपको यही कहना चाह रहा, अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण को तो आपको एमसीक्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात। आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। आप जिंदगी में द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हजारों सवाल कर रहे हैं, मतलब एमसीक्यू कर रहे हैं और आपको रट रहे हैं। आप रटने से कुछ नहीं है, आपको समझना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसका रूट्स क्या होती है, अगर डी की वैल्यू अगर माइनस निकले तो होती क्या है। समझ रहे मेरी, डी की वैल्यू अगर जीरो होती तो फॉर्मूला कौन सा आती है, तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। समझ रहे, अगर दो आपसे सवाल पूछेगा, अगर दो बराबर वास्तविक मूल है, दो बराबर वास्तविक मूल है और डी का मान क्या हो सकता है, आपका जीरो हो सकता है। तो आपको डी आपको देगा, डी देगा ग्रेटर देन जीरो, डी आपको लेस देन जीरो देगा और डी इक्वल टू जीरो देगा। तो ऑप्शन आप खेल सकते हैं कि कहीं भी आपको ऑप्शन वाइज देगा। तो आपका क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। अगर आप रियल लाइफ में पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और के का मान ज्ञात करें और दो बराबर मूल है। आपसे सवाल पूछा गया कि द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करें, दो बराबर मूल है। तो हमारा द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 2x² प्लस kx+3 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इसमें के का वैल्यू निकालना है और क्या बोल रहा है कि दो बराबर मूल होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो बराबर मूल होगा, यानी डी का जो वैल्यू होगा जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब दो बराबर मूल होगा, दो बराबर। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे नहीं। दो अगर बराबर मूल हो रहा है, जो हमारा रूट्स हो रहा है, जो हमारा रूट्स हो रहा है, जो हमारा दो रूट्स हो रहा है, वो क्या हो रहा है, दो बराबर हो रहा है। तो अगर दो बराबर हो रहा है तो डी की वैल्यू क्या होगा, डी की वैल्यू जीरो होगा। समझ में मेरी बात। तो हमारा पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ए बराबर 2 दिया हुआ और बी बराबर आपका के दिया हुआ और सी बराबर दिया हुआ 3। तो डी बराबर होती क्या है, डी बराबर होती क्या है, b² माइनस 4ac। के की मान की बात करें और क्या बोल रहे हैं, के की मान ज्ञात करें, दो बराबर मूल है। तो दो बराबर मूल है यानी डी बराबर b² माइनस 4। तो b² की होती क्या है, b² यानी k² माइनस 4 इंटू ए की मान बात करें तो 2 और आपका सी क्या है 3 है, इक्वल टू 0। जीरो क्यों बैठा रहे हैं, इसलिए डी बराबर 0 इसलिए बैठा रहे हैं कि दो बराबर मूल है, दो बराबर। क्वेश्चन में आपसे बोले हैं दो बराबर मूल है। तो हमारा पास क्या होगा, k² माइनस क्या आएगा आपका 24 इक्वल टू 0। यानी k² का जो वैल्यू होगा वो 24 होगा। तो k क्या होगा आपका प्लस माइनस √24। समझ में आ रही मेरी बात। तो k बराबर होगी क्या, प्लस माइनस 2√6। तो हमारे पास k की जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, k बराबर प्लस माइनस 2√6। ये क्या है आपका k की वैल्यू है। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोले, k के मान ज्ञात करें। तो 24 को एलसीएम करते तो होती क्या है, जैसे 2 की बात करें तो 12 और 2 की बात करें तो 6। समझ में आ रही। तो 2 की हम लोग अगर बात करें तो 2√6, इसलिए कि 2√6 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 को 2 मतलब दो बार आएगा, 2 इंटू 2 हुआ, इंटू √6 को हम दो बार लिखेंगे, √6 इंटू √6। तो हमारे पास आएगा 2 क्या 4 आएगा और √6 और √6 में एक 6 लिखा है और 4 इंटू 6 कितना आएगा 24। तो ये 24 क्या है, यही तो आपका 24 है। समझ रहे मेरी बात, यही हमारा 24 है। तो इसी प्रकार हम लोग मतलब रोटो नहीं जिंदगी में जो भी है सवाल। समझ में आ रही मेरी बात। ये हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं और क्वेश्चन कहना क्या चाह रही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका दिया हुआ है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, उनके परिमाणों का अंतर 24 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। बात करेंगे स्क्वायर की, स्क्वायर होती क्या है, समझ में आ रही मेरी बात। वर्ग होती क्या है, वर्गों की बात करें, वर्ग जैसे ए कोई एक वर्ग है, दूसरा कोई एक वर्ग है, ये भी एक स्क्वायर है।
ए का सेकेंड स्क्वायर मैंने दूसरा वर्ग है, ये भी स्क्वायर है। इसकी क्या होती है भुजा, क्या होती है भुजा आपका बराबर होती है, समझ रहे हैं, बराबर। इसका भुजा इसका दोनों का भुजा और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री की होती है, कोई दिक्कत। यानी वर्ग का होती क्या है वर्ग, तो इसके प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होती है। तो अगर बराबर है, ए बराबर है, मान लो कि भुजा ए माना ए माना ए माना, तो इसका परिमाप क्या होगी, यानी पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर होगी क्या आपका ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। पेरीमीटर होती क्या है, यानी चारों भुजा के योग को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। कितना समझ में आ रहा है? तो हमारे पास क्या आएगा 4a आएगा। देखिए हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं वर्ग की बात क्वेश्चन तो आपको जल्दी हल करवा दूंगा, ऐसा नहीं कि, तो आपको समझना भी जरूरी है कि स्क्वायर होती क्या। तो हमारा परिमाप जो होती है कि यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ, जहाँ से आरंभ किया फिर वहीं जाना है, उसको ही परिमाप बोला जाता है। और पूरा भुजा को जोड़ के हम लोग परिमाप ज्ञात करते हैं। यानी परिमाप होती क्या, वर्ग का परिमाप 4a होती है, 4 इंटू ए यानी भुजा होती है। बात करें कि इसकी क्षेत्रफल, इसके एरिया की बात करें तो हमारे पास होती क्या, ये आपका एरिया है, तो इसका भुजा स्क्वायर होती है, यानी ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो वर्गों की जो स्क्वायर जो भी उसका क्षेत्रफल होगा, इसका यानी एरिया होगा, वो क्या होगा ए स्क्वायर की बात करेंगे, समझ में आ रही। तो हमारे क्वेश्चन में बोले दो वर्गों का क्षेत्रफल का जो 4 6 माना कि पहला वर्ग जो था, पहला वर्ग का भुजा ए सेंटीमीटर माना, दूसरा वर्ग का भुजा 20 सेंटीमीटर माना, 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। ये दोनों वर्ग अलग अलग वर्ग है, तो इसका दोनों का भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगी, समझ में आ रही मेरी बात। तो माना कि क्या है पहला वर्ग ए सेंटीमीटर और दूसरा वर्ग क्या है 20 सेंटीमीटर, तो होती क्या है पहला वर्ग माने पहला वर्ग का क्षेत्रफल आपके प्रश्न अनुसार जो भी है कि वो दोनों वर्ग का क्षेत्रफल जो है, दोनों वर्ग का भुजा के जो भी क्षेत्रफल है उसका वर्ग का जोड़ 468 है। यानी हमारा ए सेंटीमीटर है, यानी ए स्क्वायर होगी, यानी भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगी प्लस जोड़ रहा है बी स्क्वायर होगी। बी स्क्वायर क्यों होगी कि ये दूसरा भुजा का दूसरा वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल है, दूसरा वर्ग क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है, ये क्या है बी दूसरा वर्ग है, और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बी माना। मान लो कि ए बी है, ये सेकंड माना, ये मान लो बी है, ये बी है और ये आपका ए है, तो ये मतलब दूसरा स्क्वायर है, दूसरा वर्ग है, ये पहला स्क्वायर है, तो इसका भी क्या क्षेत्रफल क्या होगा बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर। अगर हम लोग दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं, समझ में आ रही मेरी बात, तो हमारे पास होती क्या है 468 मीटर स्क्वायर, यही आपका आ रहा है। दूसरा आपसे क्या बोल रहा, ये आपका इक्वेशन 1, सिर्फ इक्वेशन 1 लिख रहे हैं आपको मतलब समझाने के लिए, बट इक्वेशन 1 अगर नहीं लिख रहे हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। बात करेंगे दूसरी की कि बोले इसके परिमापों का अंतर 24 मीटर, तो परिमाप होती क्या है, पेरीमीटर होती क्या है 4a होती है, समझ में आ रही। तो इसका अंतर तो 4a पहला वर्ग का परिमाप माइनस 4b दूसरा वर्ग का परिमाप की बात करें, पेरीमीटर बराबर होती क्या है, क्या दिया आपका 24 मीटर दिया, 24 मीटर दिया। तो हम 4 से कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस बी हमारे पास आएगा और 24 और 24 को काट सकते हैं 4 से 6 आएगा, तो a माइनस बी जो हमारा क्या है 6 मीटर है। समझ में आ रही मेरी बात, तो इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, समझ में आया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और अच्छी तरीके से करो, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। बट रियल लाइफ हमारा ऐसा नहीं कि अगर हम कुछ भी करके आप आंसर मिला रहे हैं तो अलग चीज़ हुआ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। आप एक बार अच्छी तरीके से समझे क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से करें, रटे नहीं जिंदगी में, समझ में आ रही। तो ए जो हमारा ए माइनस बी का वैल्यू जो निकला आपका, तो ए माइनस ए बराबर लिख सकते हैं 6 प्लस बी,
ए बराबर होगी क्या 6 प्लस बी। अगर ए है तो माइनस जो है अगर उस साइड लेके जा रहे हैं राइट साइड तो बी होगा। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को किस प्रकार हल कर सकते थे, ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो हमारा पास जो है ये हमारा पहला समीकरण है। तो पहला समीकरण क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 468 इक्वल टू, अच्छा 468। तो ए का जो हमारा पास वैल्यू है, ए दिया हो 6 प्लस बी, तो यहाँ पे ए का वैल्यू लिख सकते हैं 6 प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। समझ में आ रही है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अगर मान लो ये 6 है, यानी ए भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 6 या बी प्लस 6 लिख सकते हैं, आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप लिखेंगे बी प्लस 6 इसके होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं 6 प्लस बी की। तो ऐसे करने से आपका ए प्लस बी की होल स्क्वायर होती क्या, बी स्क्वायर प्लस 2ab माने यानी 12b प्लस 36b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468। कोई दिक्कत। तो हमारे पास बी स्क्वायर आया 12b बी स्क्वायर और बी स्क्वायर होगी क्या 2b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो 2b स्क्वायर आपका आएगा 12b माइनस इससे घटा रहे हैं तो आपका आएगा कितना 2 आएगा 3 और आपका 4 इक्वल टू 0। अब 2 से कॉमन ले रहे हैं तो बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इक्वल टू 0। तो हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 आया। ये क्या है हमारा एक द्विघात समीकरण है। क्या है यह एक द्विघात समीकरण है और इसका हल करना है। तो हमारे पास क्या है, आप उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, जैसे गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, या ए बी और सी की वैल्यू निकाल के आप एक्स निकालें तो वही है आपका एक्स। या आप ये भी कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, तो बी स्क्वायर होगा प्लस 6b। आप 6b को कैसे कर सकते हैं, देखो 216 है 216 को एलसीएम करेंगे 108, 2 से करेंगे 54, अब 2 से इसमें करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 इंटू 2 क्या 6 और 12 आपका आएगा, यानी 12 आ रहा और 18 आ रहा। देखो मैं आपको यही कहना चाहिए 6b है यानी माइनस सी जो है 216, इसको एलसीएम करना है, मतलब उसको एलसीएम निकालें कि गुना करने पर 216 आना चाहिए और घटाने से 6b आना चाहिए, माने 6 होना चाहिए। तो हमारे पास 18 और 12 आ रहा है, दोनों को गुना करेंगे तो 216 आएगा और 18 से 12 घटाएंगे यानी 18 से 12 अगर घटा रहे हैं तो हमारे पास 6 आ रहा है। तो लिख सकते हैं 18b माइनस 12b माइनस 216 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारे पास b जो है तो b आपका b से कॉमन ले सकते हैं, तो b प्लस 18 माइनस 12 से इधर कॉमन लेंगे तो b माइनस प्लस माइनस प्लस आएगा 18 इक्वल टू 0। तो हमारा जो b है एक बार b प्लस 18 आएगा और आपका b माइनस 12 आएगा। तो इस साइड आप लोग लिख सकते हैं क्या है, एक बार b प्लस 18 इक्वल टू 0, यानी b का वैल्यू जो हमारा आ रहा माइनस 18 आ रहा, और अगर आपका b प्लस b माइनस आपका 12 इक्वल टू 0, जो आपका b बराबर 12 आ रहा। समझ में आ रही है मेरी बात। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जो b की वैल्यू जो हमारे पास आया 12 आया, एक बार b आपका 18 आया। तो बात करें कि वर्ग की, तो ये जो हमारा वर्ग है, अगर किसी के वर्ग का भुजा जो है वो क्या ऋणात्मक हो सकती है। अगर किसी के भुजा की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो माइनस क्यों होगा, नेगेटिव क्यों होगा, नहीं होगा। क्यों होगा कि इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग किसी की वर्ग की भुजा को नेगेटिव नहीं मान सकते, इसलिए ऋणात्मक नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे, कैन नॉट बी नेगेटिव, इसमें लिख सकते हैं कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख सकते हैं कैन नॉट बी नेगेटिव, ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं।
तो हमारा जो बी की भुजा होगा यानी बी, तो बी हमारा माना क्या, बी हमारा क्या है, बी हमारे पास क्या आया, बी बराबर आपका आया 12, यानी आपका दूसरा जो भुजा आया, दूसरा वजह 12 मीटर आया। तो हम लोग पहला भुजा कैसे निकालेंगे, इक्वेशन इसको 3 कर देते हैं, या यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखने से भी चले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बी का मान समीकरण, बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो b का मान हमारा 2, तो a माइनस बी होती कि नहीं, a माइनस बी आपका दिया हुआ 6 और हमारा b का मान क्या निकला 12, तो a माइनस 12 इक्वल टू 6, तो a बराबर होगी क्या 6 माइनस है, तो इस साइड आपका आएगा तो 12 आएगा, तो a का वैल्यू कितना आएगा आपका 18 मीटर, तो ये आपका क्या आएगा 18 मीटर, ये आपका 12 मीटर, यही दो आपका क्या था भुजा था, ये आपका स्क्वायर का साइड था। और इसी का स्क्वायर हम लोग करते हैं सवाल में, हम लोग जैसे कि जांच कर सकते कि नहीं। अब जांचने के लिए आपको 1 मिनट का समय लगेगा कि अगर दोनों की वर्गों की भुजा का, दोनों जो आपसे सवाल क्या बोला कि दोनों जो वर्ग है, दो अलग अलग वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी क्षेत्रफल तो उसका भुजा स्क्वायर होती है, यानी 1 का 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर होगा 144, और आपका एक क्या है आपका 18, तो 18 को अगर 2 बार गुना करें तो हमारे पास आता ही क्या 64, और आपका आएगा 14, 8 और आपका 1, यानी 324, और इससे अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या है 468। तो अगर दोनों वर्गों की भुजा को, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा 468 आता। तो क्वेश्चन में वही कह रहा था, समझ में आ रही है। तो ये हमारा जांच सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप जांच नहीं सकते, समझ रहे हैं मेरी बात। मैं आपको रियल लाइफ की बात करें तो हमारा रियल लाइफ होती क्या है, तो इस प्रकार आप सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या नहीं है। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, तो रियल लाइफ यही है, मैथमेटिक्स क्या है रियल लाइफ। अब जो भी सवाल कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, और कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप रियल लाइफ में सोचें मैथ को और रियल लाइफ के हिसाब से सॉल्व करें। ऐसे नहीं कि आप रटवा रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। द्विघात समीकरण की, अगर द्विघात समीकरण ही नहीं पता तो हल आप क्या कर लेंगे, हल नहीं कर सकते। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू की बात करें, माइनस प्लस की बात करें, तो ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप इस प्रकार का अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है, मतलब आप नेगेटिव पॉजिटिव संख्या के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो ही कर सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।